जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनना कम हुई, हस्त निर्मित का मतलब होता है हाथ से बनने वाली वस्तुएं कम हो गई, और लोगों ने क्या किया, फैक्ट्रियों, मशीनों एवं तकनीक का सहारा लिया और इन सब का विकास हुआ, और इसे ही हम क्या कहते हैं, औद्योगिकरण का युग कहते हैं। इससे जो समाज था वह पूर्ण रूप से बदल गया। जो खेतीहार समाज था वह औद्योगिक समाज हो गया। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि औद्योगिकरण का युग कब से कब है। तो 1760 से 1840 के दशक तक को हम क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण का युग कहते हैं। और आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, समझते हैं औद्योगिकरण के युग से क्या क्या बातें हुई थी। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जब हमारे समाज में उद्योग नहीं आया था तो हमारे समाज में क्या हो रहा था, और इसे हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले। हालांकि जब उद्योग नहीं आया था तब भी, यानी कि औद्योगिक क्रांति हुआ मध्य 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, लेकिन इससे भी पहले इंग्लैंड या फिर यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था। कौन सा उत्पादन हो रहा था, औद्योगिक उत्पादन हो रहा था। औद्योगिक उत्पादन हो रहा था तो हमने इसे औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं बोला औद्योगिकरण। इसका कारण यह है कि ये सारे जो सामान बन रहे थे, चाहे जो भी बन रहे थे, वो फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता था। कहाँ बनाया जाता था, हाथ से बनाया जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा है जो हाथ से बनाया हुआ, उसका तस्वीर है, और उसे व्यापारियों द्वारा बेचा जाता था। यानी कि ये सब चीज किसके नियंत्रण में था, व्यापारियों के नियंत्रण में था। तो इसे हमने क्या बोला, औद्योगिकरण नहीं बोला, तो इसे हमने बोला आदि औद्योगिकरण। जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने इसे आदि औद्योगिकरण कहा। यहाँ पर जो आदि शब्द है इसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु का प्रारंभिक अवस्था, पहली अवस्था क्या कहलाता है, आदि। तो इस प्रकार से आदि औद्योगिकरण, हम लोग क्रांति से पहले के काल को आदि औद्योगिकरण कहा गया। आइए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि औद्योगिकरण किस प्रकार से हुआ। औद्योगिकरण को तेजी लाने के 3 कारण थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या ऐसा हुआ था जो औद्योगिकरण होने लगा था, आबादी बढ़ने लगा था बहुत तेजी से, भूमंडलीकरण हो रहा था। अध्याय 3 इतिहास का बता चुके भूमंडलीकरण क्या है, नहीं देखे हैं तो वीडियो देखिए। भूमंडलीकरण हो रहा था और इन दोनों की वजह से क्या हुआ था, मांग बढ़ने लगा था। और जब मांग बढ़ा तो इसकी पूर्ति करने के लिए जो व्यापारी थे वह बढ़ा नहीं पा रहे थे, इसको पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, जनसंख्या के मांग के अनुसार उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जाना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर एक चीज बताना चाहते हैं कि ये मान के चलिए एक शहर है, तो जो व्यापारी है, जितने भी वस्तुएं बन रहे थे वो केवल शहर में बन रहे थे, व्यापारी भी शहर में था। अब ये व्यापारी कहाँ जाने लगे, ग्रामीण यानी कि गांव की ओर रुख करने लगे, और वो गांव की ओर जाने लगे। और वहां पर जाकर उन्होंने किसको काम दिया, किसानों को काम दिया कि आप मेरे लिए यह काम कीजिए। अब प्रश्न आता है कि रोजगार, ये जो नया रोजगार किसानों के लिए आया, उन्होंने स्वीकार क्यों किया, क्योंकि उसके पास काम है, वो खेती कर सकते हैं, उनके पास पशुचारण का काम है, ढेर सारा काम है। तो वो काम नहीं करके ये जो नया काम आया इसे क्यों स्वीकार किया, क्योंकि उस समय खुली खेत खत्म हो जा रहे थे। जो छोटे किसान थे उसके जमीन खत्म हो रहे थे। कॉमन्स बड़ी बड़ा बाड़ाबंदी व्यवस्था चल रही थी, और इसलिए लोग क्या कर रहे थे, आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे, यानी कि कहाँ से पैसा आए वो ढूंढ रहे थे। ये सारा लाइन हम बताना चाहते हैं आपको। खुली खेत खत्म हुआ था, इसका मतलब यह है कि उस जमाने में आप कोई भी किसी भी खेत में खेती कर सकता है, किसी को पाबंदी नहीं है, कहीं भी खेती कर सकते हैं, जितना आप खेती कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था थी, परंतु ये व्यवस्था खत्म हो गई, उपनिवेश आ गए, लोगों ने एक दूसरे को गुलाम बनाया और क्या किया, खेतों पर अपना कब्जा कर प्रारंभ कर दिया और अलग अलग क्षेत्रों में से बांट दिया ताकि कर को बढ़ाया जा सके। जो छोटे किसान थे उसकी जमीन खत्म हो गई, लोग गरीब होने लगे और लोगों के पास पैसे नहीं थे। और इस आमदनी के नए स्रोत के चलते, यानी कि लोग काम ढूंढने के चलते, लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो नया काम आया उसे स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कारखानों का उदय हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो कारखानों का उदय पर गौर करते हैं। फैक्ट्रियां बन रही थी या ना बन रही थी। औद्योगिक परिवर्तन का रफ्तार जो था बहुत धीमे था। फैक्ट्रियां तो बन रही थी लेकिन बहुत धीरे धीरे बन रही थी। जैसे कपास उद्योग 1840 के दशक में, और अगर लोहा और स्टील उद्योग की बात करें 1840 के दशक में भी बन रहा था, 1860 के दशक में। तो ये बन तो रहा था, और ये कहाँ बन रहा था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले।
1730 के यानी कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में। परंतु मध्य 18वीं सदी में क्या होने लगा था, या फिर आखिरी में औद्योगिकरण हुआ था। तो हमने इसे औद्योगिकरण क्यों नहीं बोला जब फैक्ट्रियां बन रही थी, क्योंकि इसका कारण है बहुत धीरे हो रहा था। अब देखिए कहाँ कहाँ कब फैक्ट्रियां लग रही थी, जैसे कि हम आपको बोले कपास उद्योग लग रहा था, लोहा और स्टील उद्योग लग रहा था। कपास उद्योग, लोहा और स्टील उद्योग क्यों लग रहा था, क्योंकि जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे, इंग्लैंड के उपनिवेश थे ना, वहां पर रेलवे का विस्तार हो रहा था। रेलवे, आपको पता है रेलवे, एक रेल बनाने के लिए पटरियों की जरूरत होती है, पटरियां लोहे की होती है। उसके बाद क्या चीज की जरूरत होती है, उसके बाद प्लेटफॉर्म बनाना होता है, या फिर रेल ही बनाइएगा, रेलगाड़ी, तो वह भी क्या होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा लोहा स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस लोहे और स्टील की पूर्ति के लिए लोहा और स्टील उद्योग आया। तो देख सकते हैं कपास उद्योग आया, लोहा स्टील उद्योग आया। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े उद्योग आ रहे थे, लेकिन फिर भी हमने इसे औद्योगिकरण नहीं कहा और लोगों ने फैक्ट्रियों को शुरू शुरू में नहीं अपनाया। तो आइए देखते हैं इसका क्या कारण था। औद्योगिकरण हमने इसे नहीं कहा, इसका क्या कारण है, क्योंकि ये जो भी परिवर्तन हो रहे थे बहुत ज्यादा धीरे हो रहा था, और जो उद्योग बैठाया गया था वह बड़ी संख्या में नहीं बैठाया गया था, केवल 1 2 5 7 ऐसे ही था, बड़ी संख्या में नहीं था। और इस दोनों के भी तीन कारण है, इस दोनों के भी तीन कारण है। पहला कारण है जो महंगे मशीन, यानी कि उस समय जो मशीन था वो बहुत ज्यादा महंगा था उस समय के मुकाबले में, और उसका जो मरम्मत का खर्च था वह भी बहुत ही ज्यादा महंगा था, उसको मरम्मत करना, ठीक करना, क्योंकि नई तकनीक थी, सबको जानकारी नहीं थी, जो लोग आते थे वो बहुत ज्यादा पैसे लेते थे। तो इस प्रकार से उसका मरम्मत का खर्च भी क्या था, बहुत ज्यादा महंगा था। मशीन का जो कार्य था असंतोषजनक था, यानी कि जितना हम उससे कह सकते हैं चाहते थे उतना नहीं हो पाता था। लोग मशीन फेट किए थे तो सोचते थे कि 1000 उत्पादन हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा था, वहां पर तो 500 ही हो रहा था। तो ये देख सकते हैं कि असंतोषजनक उत्पादन है। इसीलिए लोग किसी भी बाजार में लोग क्या कर रहे थे, हाथ से बने हुए वस्तु सामान खरीदते थे, और उस पर ही लोग ज्यादा विश्वास रखते थे। तो ये था औद्योगिकरण जो धीरे हो रहा था, इसका कारण क्यों धीरे हो रहा था, और लोगों ने औद्योगिकरण को पसंद किया या नहीं किया। आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि जब दुनिया में वाष्प की शक्ति आई तो हाथ का श्रम का क्या हुआ, यानी कि हाथ का श्रम वर्सेस वाष्प की शक्ति। 18वीं शताब्दी तक औद्योगिकरण बहुत ही धीरे हुआ था। जितने भी व्यापारी थे मशीनों से ज्यादा लोगों पर विश्वास करते थे, कारण बता चुके हैं। और मजदूर जो थे बहुत ज्यादा गरीब थे। मजदूर के गरीबी के दो कारण थे। पहला कारण है कम वेतन, काम से ज्यादा मजदूर, यानी कि काम जो है अगर 3 लोगों के लिए है तो मजदूर यहाँ 10 है। तो देख सकते हैं कि काम कम है, मजदूर ज्यादा है, और इसीलिए इस 10 आदमी में अगर आपको 3 लेना होगा, तो अगर आपको इसको 3 3 भागों में बांटिएगा तो एक समूह बोल रहा है कि मैं 100 रुपया में आपका काम कर दूंगा, एक समूह बोल रहा है कि मैं 90 रुपया में काम कर दूंगा, तीसरा बोल रहा है मैं 80 में ही कर दूंगा। तो इस प्रकार से जब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, लोग कम में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा मजदूर और काम कम था, इसलिए वेतन उसको कम दिया जाता था। और दूसरा कारण था मौसमी बेरोजगारी, अर्थात काम जो था वो मौसम के अनुसार मिलता था। जब किसी भी वस्तु की मांग बढ़ जाती थी तो उस समय रोजगार बढ़ जाता था, लोगों को काम मिलने लगता था। जैसे कि अभी भी बहुत सारे देशों में या फिर मौसमी बेरोजगारी होता है। जैसे कि भारत की अगर बात करें तो भारत में दीपावली के समय में क्या होता है, लोग घर की साफ सफाई करते हैं, तो उस समय मजदूर की मांग जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन बाकी समय में हमेशा तो घर की साफ सफाई नहीं होता है, तो उस समय में क्या होता है, मजदूर का मांग क्या होता है, घट जाता है। तो आप देख सकते हैं ये है मौसमी बेरोजगारी से कहते हैं। इन्हीं दोनों कारणों से, इन दो कारण अभी जो पढ़े, कम वेतन, काम कम, मजदूर ज्यादा, और मौसमी बेरोजगारी, इन दोनों के वजह से जो गरीब मजदूर थे वह तकनीक का विरोध करते थे, वह तकनीक को पसंद नहीं करते थे। इसका कारण ये था कि उनको लगता था कि मांग और कम हो जाएगी। ये जो मजदूर की मांग है ना, जो जो मजदूर जाते थे, क्योंकि अब अगर मशीन लगेगा तो एक मशीन 10 आदमी का काम कर देगा, तो जहां पर 10 आदमी जाता था वो 10 आदमी नहीं जा पाएंगे। इसलिए लोग तकनीक का विरोध करते थे। लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए तकनीक का विरोध करते थे। और श्रम बाजार की बहुतायात, यानी कि लोग बहुत ज्यादा थे, काम बहुत कम था। इसके चलते लोग क्या करते थे, लोगों को काम के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। लोग हफ्तों भर इंतजार करते थे कि मुझे
काम मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को बोल दिया जाता था ना कि अगले हफ्ते यहाँ पर आपको काम मिल जाएगा, तो लोग हफ्ता भर वहां पर इंतजार कर लेते थे। तो रहते कहाँ थे? लोगों को रहने के लिए भी जगह नहीं था, वो पुलों के नीचे रहते थे। पुल पुल जानते हैं ना आप लोग? पुल के नीचे रहते थे, रैन बसेरों में रहते थे। वहां पर वो लोग किसी तरह से रात काटते थे और दिन भर काम की तलाश करते थे। तो ये उस समय स्थिति था। लोग, मशीन तो आ रहा था, उद्योग तो आ रहा था, लेकिन लोग उद्योग का विरोध कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि इससे काम नहीं मिलेगा। हालांकि समाज में काम नहीं मिला उद्योग आने से, स्थिति यही हुई थी, इसीलिए लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन मशीन तो आ ही गया। आइए एक छोटी सी विरोध की घटना आपको बताते हैं। स्पेनिंग जेनी, यहाँ पर फोटो दिख रहा है, ये वही मशीन है। ये एक मशीन है जिससे सूत को काटा जाता था, और इसमें एक ही पहिया से बहुत सारे पहिए घूम सकते थे, और इससे बहुत ज्यादा काम हो जाता था। 19वीं सदी के मध्य में 10% शहरी आबादी निहाताए गरीब थी। यानी कि 10% शहरी आबादी क्या थी? गरीब थी। और इसके साथ आर्थिक महामंदी आ गया 1830 में। 1830 में जब आर्थिक महामंदी आया, तो ये जो 10% था, ये 35 हो गया, फिर 35 से 75 पहुंच गया। तो इस प्रकार से गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और लोग को एक ही चीज का आशंका था, वो बेरोजगारी। तो बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर जो थे वो नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे, उसको चिढ़ बढ़ता था नई प्रौद्योगिकी से। नई मशीन जब कहीं आता था, उनको गुस्सा आता था, लोग इस पर हमला करने लगते थे। आपको बता देते एक कहानी कि उस समय जो ऊन काटने का, ऊनी उद्योग के लिए स्पेनिंग जेनी था, इस पे औरतों ने हमला करने लगा। और इस मशीन पर औरतों ने हमला करा। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि ये मशीन बहुत ज्यादा काम कर देगा, और बहुत ज्यादा काम करेगा तो हमारा काम जो है वह खत्म हो जाएगा, और इसीलिए स्पेनिंग जेनी पर औरतों ने हमले करने प्रारंभ कर दिए। तो प्रश्न आपके मन में आता होगा, या फिर कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि महिलाओं ने स्पेनिंग जेनी पर हमला क्यों किया, या फिर महिलाएं जो थे नई तकनीक का विरोध क्यों करती थी? तो इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। आप इसे लिख सकते हैं कि पहला कारण था कि कह सकते हैं कि शहर की आबादी गरीब थी, और महामंदी के कारण और भी ज्यादा गरीबी बढ़ गई, जिसके चलते बेरोजगारी की आशंका के चलते लोग क्या किए? मशीनों पर हमले करने प्रारंभ कर दिए। आइए अब हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वह है उपनिवेशों में औद्योगिकरण। प्रश्न है कि उपनिवेश क्या होता है? क्या आपको पता है उपनिवेश क्या होता है? छोटी सी कहानी आपको बता देते हैं। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, सबको पता है। तो ये जो गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, अंग्रेज अंग्रेज कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए। तो इंग्लैंड के लिए हम क्या हो गए? उपनिवेश हो गए। उपनिवेश, याद रखिएगा। और ये कौन है? ये शासक करने वाला है, इन्होंने शासक किया था। तो इस प्रकार से ये उपनिवेश है। हालांकि विश्व के विभिन्न देशों ने, बहुत सारे और देशों ने, जैसे फ्रांस, अमेरिका, और भी विभिन्न देशों ने एक दूसरे देश को उपनिवेश बनाया है। अफ्रीका में उपनिवेश बनाया, एशिया में बहुत सारे देशों को उपनिवेश बनाया। तो ये उपनिवेश की प्रक्रिया इतिहास में बहुत तेजी से चल रहा था। तो वहां उपनिवेशों में औद्योगिकरण कैसे हुआ था, उपनिवेश के विषय में डिटेल से जानने के लिए आप, हमारा एक वीडियो है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। तो उपनिवेश में औद्योगिकरण कैसे हो रहा था, इस चीज को पढ़ते हैं, और इसको हम लोग भारत के उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। तो भारत पर नजर डालते हैं, और भारत में मुख्य रूप से हम लोग नजर डालेंगे कपड़ा उद्योग पर। मशीन उद्योग से पहले भी अगर भारतीय रेशम की बात करें, रेशम से कपड़ा बनता है, तो वो जो सूती उत्पाद था, और सूती उत्पाद था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था। इसका निर्यात किया जाता था। निर्यात मतलब दूसरे देशों में भी बेचा जाता था, न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में बेचा जाता था। सूरत, मछलीपट्टनम जो कोरोमंडल तट पर है, हुगली जो बंगाल में है, इन सभी क्षेत्रों पर बंदरगाह बनाए गए थे, और वहां से निर्यात किया जाता था। बंदरगाह क्या होता है? जिस प्रकार से रेलवे के रुकने के लिए रेलवे स्टेशन बनाया जाता है, और एरोप्लेन को उतरने के लिए रनवे यानी कि एयरपोर्ट बनाया जाता है, उसी प्रकार से एक पानी में चलने वाले जहाज को रुकने के लिए एक स्टेशन बनाने की जरूरत होती है, जहां पर वो रुकेगा, लोग उस पर चढ़ेंगे। उसे ही क्या बोला जाता है? बंदरगाह बोला जाता है। ये सामान्य शब्दों में। तो बंदरगाह बनाए जा रहे थे, और ये सारे काम कौन कर रहे थे? भारतीय कर रहे थे। ये पुरानी बात है। लेकिन यहाँ पर यूरोपीय कंपनियां आने लगी। यूरोपीय कंपनियां आई और वो शक्तिशाली होते गए, और उन्होंने क्या किया? कपड़ा उद्योग को अपने नियंत्रण में ले लिया। बम्बई और कलकत्ता,
उन्होंने क्या किया, ये जो बंदरगाह था ना, अभी आपको बताया ना कि भारतीय ने अपना बंदरगाह कहाँ लगाया था, सूरत, मछलीपट्टनम, कोरोमंडल तट, हुगली, इन क्षेत्रों में लगाया था। जो नए उपनिवेश आए, यूरोपीय शक्तियां आई, उन्होंने इस बंदरगाह को छोड़ दिया और वो कहाँ चले गए, बंबई और कलकत्ता। ठीक है, तो बंबई और कलकत्ता चले गए और उन्होंने नए बंदरगाह बनाए इस क्षेत्रों में और यहाँ से निर्यात किया, सामानों का निर्यात किया, रेशम के बड़े बड़े सामानों का निर्यात किया। और धीरे धीरे कंपनी जो शक्तिशाली थी वो और शक्तिशाली हो गए और वो राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली और भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या कर लिया, पूर्ण नियंत्रण कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर औपनिवेशीकरण प्रारंभ हो गया। अब प्रश्न आता है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, क्या कोई भी आएगा और यहाँ पर हमारे कपड़ों का जो निर्यात है, हम जो बहुत सालों से कर रहे हैं, हमारा जो प्रसिद्ध कपड़ा है या फिर रेशम है, उस पर कोई भी नियंत्रण कर लेगा? जी नहीं, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई थी। क्या क्या हुआ था, आइए इस पर देखते हैं। तो प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कैसे किया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है, यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित एक कंपनी थी। तो कंपनी ने एक नई व्यवस्था लागू की और ये व्यवस्था लागू इसलिए की ताकि नियमित आपूर्ति हो। नियमित आपूर्ति मतलब एक बार जो वस्तु आ रहा तो वो निरंतरण आते रहे, ये नहीं कि उसमें छूट हो। और इसके लिए ये जो काम है बहुत सारे चरणों में हुआ। पहला काम जो कंपनी ने किया हुआ, गुमास्ता को नियुक्त किया। गुमास्ता को नियुक्त किया। गुमास्ता क्या करता है, क्या है? गुमास्ता एक प्रकार का वेतन भोगी कर्मचारी है जो क्या करता था, बुनकरों पर निगरानी रखता था, माल को इकट्ठा करता था और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करता था। ये गुमास्ता ये सारे काम करता था और ये किसके लिए करता था, कंपनी के लिए। कंपनी का नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे क्या हुआ, गुमास्ता को नियुक्त करने से क्या हुआ, गुमास्ता को नियुक्त करने से जितने भी सक्रिय व्यापारी थे, व्यापारी जो थे वह खत्म हो गए। जो दलाल था, दलाल एक बिचौलिया होता, वह भी खत्म हो गया और बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया कंपनी का। यह पहला काम उन्होंने किया था। दूसरा क्या किया, उन्होंने एक अन्य काम किया था, वह था पेशगी रकम, यानी पेशगी रकम देना प्रारंभ किया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने खरीदारों के साथ और बुनकरों के साथ कारोबार पर पाबंदी लगा दी, यानी कि जो भी बुनकर है वह किसी और खरीदार को मेरा सामान नहीं बेच सकता है और वह केवल अपना सामान कंपनी को ही बेचेगा। क्या कोई भी ऐसे मान लेगा? क्यों मान लेगा? क्योंकि राजनीतिक सत्ता स्थापित हो चुका है, उसको मानना ही पड़ेगा। और इससे उसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। पेशगी रकम क्या होता है, पेशगी रकम एक प्रकार का कर्ज होता है, यानी कि बुनकर जो भी काम करते थे उसके लिए उसे पहले पैसा दे दिया जाता था कर्ज के तौर पर, और उसके बदले में क्या बोला था, बुनकर को अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, वो दूसरे को नहीं बेच सकते थे और ये बहुत ही कम कीमत में लेते थे, जिससे गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो ये बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे जिसके चलते जो बुनकर थे वह कंपनी को अपना सामान देने लगे। इससे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, ये सारे काम करने से अंग्रेजों को कुछ तो लाभ हुआ। इससे अंग्रेजों का संपर्क जो था भारतीय कपड़ा मिलों पर गहरा हो गया, बहुत ज्यादा गहरा हो गया। लोग केवल कंपनी पर भरोसा करने लगे थे और जो दूसरे खरीदार है उससे रिश्ता टूट गया। दूसरा जो खरीदार है उसको बुनकर कपड़ा नहीं देने लगे क्योंकि वो मजबूर हो गए कंपनी को देने के लिए। और प्रतिस्पर्धा जो है वो प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई। प्रतिस्पर्धा क्या होती है, ओ वो खरीद लेगा, मुझे खरीदना होगा, उसके लिए मुझे ज्यादा पैसा देना होगा। प्रतिस्पर्धा जो था वह खत्म हो गया। अब उसका कंपटीटर कोई नहीं रहा, सामान तो मुझे ही देगा। तो ये प्रतिस्पर्धा खत्म हो गया। ये लेकिन यहाँ पर कुछ कारण है, भारतीय उत्पादक को लाभ जो था बिल्कुल कम हो गया। हम आपको बता चुके हैं कि वो तो पहले पैसगी दे देते थे और वस्तु को कम कीमत में लेते थे और इससे क्या हुआ, जो उत्पादक था, जो वस्तु का उत्पादन करता था, जो बुनकर था, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, उसका लाभ बिल्कुल कम हो गया। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे बुनकर थे या कपड़ा बनाने वाले थे, उन्होंने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। किसान बन गए, वो किसान की खेत में काम करने लगे। बहुत सारे मजदूर बन गए, मजदूर के रूप में दूसरी जगह काम करने लगे। तो ये चीज हो रहा था उस समय में। तो ये अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया हथकंडा, उसका असर। तो क्या औद्योगिकरण रुक गया, क्या औद्योगिकरण थम गया, क्या अंग्रेजों ने व्यवस्था ने अपना पाया? नहीं। अब एक नई चीज आ गई। कंपनी के ऑफिसर्स ने भारत का भ्रमण किया और पता लगाया
कि भारत में जो कपड़े की मांग है ना, भारतीय कपड़े की मांग जो भारत में उपजता है कपास और उससे जो कपड़ा तैयार होता है, उसका मांग तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, इतना मांग है। क्योंकि दुनिया के किसी और भी देश में कहीं भी जाइए, इतना अच्छा जो कपास या फिर इतना जल्द अच्छा जो सामान है वो बनता ही नहीं है। परंतु 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़ा का निर्यात जो था वह गिरावट आने लगी, यानी कि भारत का जो कपड़ा निर्यात है वह कम होने लगा। ऐसा क्या हुआ? भारत में अच्छी किस्म का कपास होता है, इसका मांग पूरा दुनिया में है और ये मांग तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, तो गिरावट क्यों आया? क्यों लोग इस यहाँ के कपड़े नहीं लेने लगे थे? इसका कारण देखते हैं हम लोग। 1811 से 12 के क्रम में अगर सूती माल का निर्यात देखें तो वह 33% था और 1850 से 51 में यह 3% रह गया। 33 से 3, बहुत ज्यादा गिरावट आ गया। कारण देखिए, भारत में मैनचेस्टर का आना पहला कारण है। मैनचेस्टर ब्रिटिश में मौजूद एक शहर का नाम है और यहाँ पर मशीनों से कपड़े तैयार होते थे। अभी तक हम आपको बोले ना हाथ से कपड़े तैयार हो रहे थे, लेकिन मैनचेस्टर जो इंग्लैंड में मौजूद है, ब्रिटिश में मौजूद है, वहां पर ब्रिटेन में मौजूद है, वहां पर क्या होने लगा, मशीन से कपड़े तैयार हो रहे थे। अब मशीन से कपड़े तैयार होगा तो जो हाथ से 10 बनाता है, मशीन से तो 100 बनने लगेगा बहुत तेजी से। और अब उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए, इसीलिए अब उन कपड़ों को भारत निर्यात किया जाने लगा था। यानी कि इंग्लैंड के साथ साथ उसे कहां पर भेजा जाने लगा था, भारत में निर्यात किया जा रहा था, भारत उसे बेचने के लिए लाया जा रहा था। भारतीय कपड़े का विश्व में बहुत ज्यादा मांग था क्योंकि भारत के कपास, दुनिया में वैसा कपास नहीं मिलता था, लेकिन इस कपास के निर्यात में गिरावट इसलिए आ गया क्योंकि अब दूसरा बेचने वाला आ गया था और वह कौन था, इंग्लैंड। और इंग्लैंड यही चाहता था कि जो ब्रिटेन था वो चाहता था कि मेरी ही वस्तुएं दुनिया में बिके, मेरा ही कपड़ा दुनिया में निर्यात हो, इसलिए भारत का जो कपड़ा निर्यात वो हो ही नहीं रहा था। अच्छे किस्म के कपास का नहीं मिल पाना, भारत में अब अच्छे किस्म का कपास नहीं मिल रहा था, जिसके चलते भारत में कपड़ा का जो बनावट है, वो जो बुनाई हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था। अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ था और अमेरिका में कपास की आमद बंद हो गई थी। हम आपको कारण बता रहे हैं कि अच्छा किस्म का कपास क्यों नहीं मिल रहा था भारत को। ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा था। देखिए, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन जो है वह अमेरिका के करीब है। अमेरिका से वो पहले कच्चा माल लाता था और उससे कपड़ा बनाता था और उसका निर्यात करता था विश्व के विभिन्न देशों में, यूरोप में या फिर एशिया के विभिन्न देशों में। परंतु वो जो कपड़ा तैयार करता था उसके लिए कच्चा माल चाहिए, बहुत अच्छे कच्चा माल तो चाहिए, लेकिन ये कच्चा माल कहाँ से लाता था, वो अमेरिका से लाता था। लेकिन अमेरिका में क्या हो गया, अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया और गृह युद्ध शुरू हुआ तो वहां कपास की आमद बंद हो गई, कपास का उत्पादन ही नहीं होने लगा, लोग आपस में झगड़ा कर रहे तो उत्पादन कहाँ से करेंगे। अब ये जो इंग्लैंड है इसको कपास मिल नहीं रहा, तो इन्होंने क्या सोचा कि इन्होंने अपना कपास कहाँ से लेना शुरू कर दिया, भारत से। अब जब भारत से कच्चे कपास ले जाएगा तो यहाँ पर कपड़ा बन पाएगा क्या, नहीं। जिसके चलते भारत में भारत का जो कपड़ा निर्यात है वो गिर गया। देखिए, आप गौर कीजिएगा प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, भारत में कपड़े का निर्यात गिर गया था, कपड़ा नहीं बन रहा था, लेकिन कच्चा माल जो था, कच्चा कपास जो था, उसका उसका निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्यों? ये ले जा रहा था, कौन ले जा रहा था, ब्रिटेन। और इसका कीमत भी आसमान छूने लगा था क्योंकि मांग बढ़ गई थी और मांग बढ़ने से कीमत भी बढ़ने लगती है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आएगा कि हम जो समझा रहे हैं आपको। इससे भारतीय बुनकर जब कीमत बढ़ने लगा तो भारतीय बुनकर कच्चा माल खरीद ही नहीं पा रहे थे, और जब कच्चा माल नहीं खरीद पाएगा तो कपड़ा कहाँ से तैयार होगा, और कपड़ा ही नहीं तैयार होगा तो निर्यात कहाँ से करेगा। और इस प्रकार से कपड़े का निर्यात 33% से 3% हो गया। तो ये देख सकते हैं भारत में कपड़े का निर्यात किस प्रकार से घट गया था। आइए अब हम लोग कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं भारत में फैक्ट्रियों का आना। अब भारत में भी फैक्ट्रियां आने लगी थी और यहाँ पर भी नए नए तरीके फैक्ट्री लग रहे थे। जैसे 1854 में मुंबई में पहला कपड़ा मिल लगा, 55 में पहला जूट मिल लगा, 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल लगी थी मद्रास में। यह उद्योग कौन लगा रहा था, क्या अंग्रेज लगा रहा था? पूंजी कहाँ से आ रहा था, जो भी इसको उद्योग लगा रहा था, काम करने वाले कौन थे, कौन इस उद्योग में काम कर रहे थे?
आइए इन सभी प्रश्नों पर हम लोग गौर करते हैं और इन सभी का उत्तर ढूंढते हैं। सबसे पहला प्रश्न, उद्योग कौन लगा रहा था? इस प्रश्न का उत्तर है, इस उद्योग को, माफ कीजिएगा आगे आ गए, यह उद्योग भारतीय लगा रहे थे। क्या भारतीय लगा रहे थे? भारतीय तो उपनिवेश थे? नहीं, उसमें भी कुछ अच्छे थे। जैसे द्वारकानाथ टैगोर, उन्होंने उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830 से 1840 1830 से 1840 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली। जमशेदपुर, अगला जो नाम है वो जमशेदपुर नुसीरवानजी टाटा ने विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया। बिरला, जो मारवाड़ी समूह के सदस्य थे, उन्होंने कपड़ा उद्योग को व्यापार से उद्योग प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय ने भी क्या कर रहा था, भारतीय जो थे वो क्या कर रहे थे, उद्योग लगा रहे थे और अब भारतीयों का प्रसार होने लगा था। अब पहला प्रश्न जो आपके मन में आता होगा कि इन भारतीय उद्यमी, ये जो भारत में उद्योग लगाने वाले थे, इनके पास पैसा कहाँ से आया? इनके पास पैसा चीन के साथ किए व्यापार से आया। चीन के साथ जब व्यापार कर रहे थे उस समय जो पैसा था वो इनके पास आया। जब रेशम को भारत से इंग्लैंड पहुंचा रहे थे तो उस क्रम में उन्होंने पैसा कमाया था। तो विभिन्न स्रोत से उन्होंने पैसा कमाया था और उन पैसों को उन्होंने निवेश करना प्रारंभ किया और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए। अब ये जो उद्योग थे, इन उद्योगों में मजदूर कहाँ से आया था? देखिए, अब आपको पता है, पहले ही बोल चुके हैं कि मजदूर काम नहीं करना चाहते थे, मजदूर उद्योगों का विरोध करते थे। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि 1901 का समय है जब फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर है और 1946 का साल है, यहाँ पर यह बढ़ के 5 लाख से 24 लाख हो गया। अब 24,36,000 हो चुका है। तो मजदूरों की संख्या में इतनी ज्यादा तेजी कैसे आ गई? आइए इसका कारण देखते हैं। इसका कारण है कि ज्यादातर जो औद्योगिक इलाके थे, मजदूर जो थे वह आसपास के जिलों से आते। जिला आपको पता है, राज्य, जिला, इस प्रकार से जिलों से आते थे। जैसे अगर मुंबई की बात करें तो रत्नागिरी जिले से आते थे, कानपुर की बात करें तो कानपुर के जिलों से आते थे, आसपास के क्षेत्र से। अब प्रश्न आता है कि यहाँ पर मजदूर आने कैसे लगे? तो उद्योगपति ने नए मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रखता था। जॉबर, जॉबर कौन होता है? ये जॉबर के विषय में बात करते हैं। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। पुराना होता है लेकिन विश्वास योग्य, जिसपे विश्वास किया जा सके, वह कर्मचारी होता था। वह लोगों गांव में जाता था, लोगों को लाता था और काम का भरोसा देता था, रहने में मदद करता था। देखिए पहले बताए थे ना, पहले रहने का जगह नहीं था, लोग पुल के नीचे सो के रहते थे, जगह नहीं था, रैन बसेरों में रात काटते थे। लेकिन ये जो जॉबर था, ये क्या करता था, लोगों को लाता था, बोलता था, हम काम का भरोसा देता था, जहाँ जी हाँ वहां पर काम मिल जाएगा, आइए, और उनको रहने में भी मदद करता था। ये सारे चीज के चलते मजदूर को अच्छा लगने लगा और मजदूर फैक्ट्रियों में काम करने लगे और मजदूरों को फैक्ट्री भी क्या करने लगने लगा, अच्छा लगने लगा। तो ये था भारत में उद्योग किस प्रकार से आया और फैक्ट्रियां कैसे लगाए, कौन लगाए, उनके पास पैसे कहाँ से आए और मजदूर जो थे वह फैक्ट्रियों में काम करने के लिए कैसे तैयार हो गए। अब आता है औद्योगिक विकास का अनूठापन। अभी भी उद्योग का विकास नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी बातें बाकी है। आइए इस अनूठेपन में हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण चीज। उद्योग का विकास तो हो रहा था, लेकिन ये विकास जो था बहुत ही दिलचस्प था और अनूठा था, अनोखा कह सकते। तो आइए औद्योगिक विकास के विषय में बात करते हैं। सबसे पहला जो उद्योग में सबसे सहायक चीज है, देखिए 4 बातों पर गौर करेंगे। पहला चीज है निर्यातित उत्पाद। उद्योग का विकास करने के लिए सबसे पहला काम किया निर्यातित उत्पाद। ये क्या होता है? भारत में जितने भी उत्पाद होते थे उसे यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी नियंत्रित करती थी। यूरोप के लोग नियंत्रित करते थे, इसीलिए वे उन्हीं चीजों का उत्पादन करवाते थे जिन्हें ब्रिटेन निर्यात किया जा सके, जिन्हें ब्रिटेन में बेचा जा सके। अब वो ऐसे चीज को नहीं बनाते थे जिसको ब्रिटेन में नहीं बेचा जा सके। समझ में आया? जैसे कि अगर बात करें, भारत का चाय और कॉफी बहुत बेहतर किस्म का होता था और इसकी ब्रिटेन में या फिर यूरोप में बहुत ज्यादा मांग था और इसीलिए वह दूसरे वस्तु के मुकाबले इसे ज्यादा प्रोत्साहन देते थे। अब समझ में आया? ये पहला काम किया। आइए अब हम लोग दूसरे पर बात करते हैं। दूसरा काम क्या था? दूसरा उन्होंने क्या किया?
दूसरा, उन्होंने प्रतिस्पर्धा से बचना चाहा। प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए क्या किया उन्होंने? 19वीं सदी के अंत में भारतीय व्यवसायी जो थे वह जो भारतीय व्यवसाय, देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि यूरोप की कंपनियां क्या बनाती थी, वैसे चीज जो ब्रिटेन में बेचा जा सके, लेकिन भारत में जो लोग फैक्ट्री बनाए थे यानी कि भारतीय व्यवसायी, वो क्या बनाते थे? वो वही सामान तैयार करते थे जो ब्रिटेन आयात नहीं कर सकता था। समझ में आया? ब्रिटेन आयात ही नहीं कर सकता था, या उसका अंग है ही नहीं, वो उस है ही नहीं, उसका अंग ही नहीं है, उससे रिलेटेड ही नहीं है। और इससे क्या होता था, वो प्रतिस्पर्धा से बच जाते थे। जैसे कि मोटा सूती धागा, वो उस ब्रिटेन में उसका मांग ही नहीं था, महीन चीज का मांग था। भारतीय मिलों में, हथकरघों में इसका प्रयोग होता था और इसीलिए ये प्रतिस्पर्धा से बच जाते थे। इसका निर्यात वो चीन करते थे, चीन को निर्यात किया जाता था। तो इस प्रकार से ये सारे चीज था और प्रतिस्पर्धा से भारतीय व्यवसायी बच जाते थे। अगला जो है वह सूत से कपड़ा बनना, ये तीसरा काम है। यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से भारत में उद्योग का विकास हुआ, गौर कीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था भारत में और जो राष्ट्रवादी नेता थे वह विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करने बोल रहे थे कि विदेशी कपड़ा नहीं पहनना, बहिष्कार करो। अलग अलग और बदलाव की वजह से मोटे सूते कपड़े पर पाबंदी लग गई। विदेशी कपड़ा नहीं पहनना है, बहिष्कार करो। मोटे सूत पर भी पाबंदी लग गई। और क्या हुआ, अब यहाँ भारत में कपड़े का उत्पादन प्रारंभ हो गया। अब कीजिएगा, कपड़े का उत्पादन प्रारंभ हो गया। यहाँ पर कपड़ा लिख देते हैं। देखिए, पहले केवल सूत का उत्पादन तेजी से हो रहा था, लेकिन अब सूत के साथ साथ कपड़े का भी उत्पादन हो गया। कैसे हुआ? इसके पीछे दो कारण थे। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये दो कारण क्या है। पहला कारण है गांधी जी का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चल रहा था और लोग विदेशी कपड़ा का बहिष्कार कर रहा था, तो कौन सा कपड़ा पहनेगा? भारतीय कपड़ा पहनेगा, इसलिए भारत में कपड़ा पहनने लगा। चीन में मोटे सूत को नकारना। चीन में मोटा जो सूत जो निर्यात किया जा रहा था चीन को, यहाँ से मोटा सूत बनाया जाता था और उसको चीन निर्यात किया जाता था, वो चीन लेने से मना कर दिया, नकार दिया। तो अब भारत में ही कपड़ा बनाने लगा। इन दोनों की वजह से भारत में ही कपड़े तैयार होने लगे। 1900 से 1912 तक भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब ये दोगुना क्यों हुआ था, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो वो अगला ही टॉपिक है, वह है लघु उद्योग की बहुतायत। हथकरघे का प्रसार होने लगा था। औद्योगिकरण के वजह से हथकरघे का प्रसार हो रहा था। 20वीं सदी में हथकरघे का प्रसार होने लगा था। समझ में आया? हथकरघा एक ऐसा मशीन होता है जिससे हाथ से सूत काटा जाता है, कपड़े बुना जाता है। 1900 से 1940 तक हाथ से होने वाला उत्पादन 3 गुना हो गया। इसका कारण है नई तकनीक और प्रौद्योगिकी, यानी कि हाथ से बनने वाला काम क्या हो गया, 3 गुना हो गया। और यह जो था एक नए मशीन, फ्लाई शटल। फ्लाई शटल एक नई मशीन का नाम है। ये हथकरघा ही है। तो फ्लाई शटल वाले कर्गों का इस्तेमाल से जो काम है वह 3 गुना हो गया। इससे उत्पादन में तेजी हुआ, उत्पादन की क्षमता बढ़ी और श्रम की मांग में कमी आई। श्रम मतलब मेहनत। अब देखो, जितना ज्यादा मजदूर लगेगा कपड़े की कीमत उतनी ज्यादा अधिक होगी। और इसीलिए भारत में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया था, क्योंकि भारतीय कपड़े महंगे थे और लोग भारतीय कपड़े नहीं खरीद पा रहे थे। मशीन से बने हुए कपड़े सस्ते थे और लोग विदेशी कपड़ा पहन रहे थे, और इसीलिए असहयोग आंदोलन विफल हो गया था। लेकिन जब फ्लाई शटल आया तो श्रम कम लगने लगा, मजदूर कम लगने लगा और इससे उसकी कीमत में भी गिरावट आई। और कीमत में गिरावट आई तो लोग उसे खरीदने लगे और इससे जो उत्पादन है वह 3 गुना हो गया। तो ये था 4 कारण जिसके चलते जो औद्योगिक उत्पादन है वो तेजी आया और भारतीय औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। आइए अब हम लोग और बातों पर गौर करते हैं और समझते हैं कि औद्योगिकरण कैसे आया। उस समय सूती सामान को 2 नजरिए से देखा जाता था। सूती कपड़ा होता है ना, उसको 2 नजर से देखा जाता। पहला, सामान्य कम गुणवत्ता वाले, और दूसरा अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े। सामान्य और कम गुणवत्ता वाले गरीब प्रयोग करेंगे, मांग अस्थायी। इसे अमीर लोग प्रयोग करेंगे, मांग अस्थायी। अस्थायी और अस्थायी का मतलब क्या हुआ कि पहले कभी कभी मांग बढ़ जाएगा, कभी मांग घट जाएगा, और इसका मांग हमेशा अस्थायी रहेगा। इतना मांग हो रहा है तो ये इतना ही मांग चलता रहेगा हमेशा।
गरीब की मांग अस्थायी क्यों थी? क्योंकि गरीब जो है वह खेतों पर आश्रित थे, और खेती किस पर आश्रित होता है? प्रकृति पर, और प्रकृति अस्थायी है, और इसीलिए गरीब की मांग भी अस्थायी थी। जबकि अमीर लोग का आय जो था वह स्थिर था, और इसीलिए उसकी मांग भी क्या थी? स्थिर था। तो ये था सूती वस्त्र के विषय में, जिसमें उस समय इसकी दो धारणा थी। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह वस्तुओं के लिए बाजार। दुनिया में औद्योगिकरण आया, उत्पादन तेजी से हुआ, लेकिन इस उत्पादन को बेचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए बाजार की जरूरत होगा, इसे बाजारों में बेचना पड़ेगा। तो उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार का प्रसार कैसे किया गया? बाजार कहाँ पर मिला? तो बहुत ज्यादा मिल स्थापित हुआ, गुमास्तों ने मिलों पर नियंत्रण कर लिया, कपड़ा मिलों पर। भारत में कैसे कपड़ा बिकने लगा, कैसे बिकने लगा भारतीय कपड़ा, ये सारी चीजें हम लोग देखिए। मैनचेस्टर से ब्रिटिश का कपड़ा आता था, वो भारत में बिकता था। तो ये सारा चीज कैसे हुआ, कैसे ये सारी चीज हुआ? इसका 3 कारण है। पहला विज्ञापन, दूसरा लेबल, और तीसरा है कैलेंडर। तो इन तीनों पर आइए गौर करते हैं और चर्चा करते हैं इन तीनों के विषय में। विज्ञापन के विषय में आप लोग जानते ही है, आप लोग टीवी या अलग अलग स्थानों पर, मोबाइल या फिर पेपर, अखबारों में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के विज्ञापन देखते हैं। तो विज्ञापन छपे हुए देखते हैं अखबारों, पत्रिकाओं, दीवारों, टेलीविजन पर। विज्ञापन क्या करता है? विज्ञापन उत्पादों को जरूरी बना देते हैं। फेयर लवली, गोरा कर देगा। आपको बोला जाता है ना, करे चाहे नहीं करे, चलो एक बार प्रयोग करके देख लेते हैं, बोलते हैं ना। तो यही चीज तो होता है, वही चीज तो चाहता है विज्ञापन की एक बार आप उसे प्रयोग करें। तो यही चीज वहां भी हो रहा था, पुराने समय में भी लोग विज्ञापन दे रहे थे। लोग विज्ञापन को इतना ज्यादा लुभा रहे थे कि लोग उत्पादन को जरूरी बना देते कि आओ एक बार देख ही लेते प्रयोग करके क्या जा रहा है। तो ऐसे में लोगों की सोच बदल देती थी और नई जरूरतें पैदा कर देती थी, जिससे लोग वस्तुओं को खरीदने लगते थे। तो यह था विज्ञापन। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है लेबल। लेबल क्या होता है? आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उसमें एक टैग लगा होता है कि ये कहाँ पर बना हुआ है, किस कंपनी ने बनाया, जो वो लेबल होता है, उसी को लेबल कहा जाता है। तो उस समय भी लेबल होता था, जो भी वस्तु या फिर कपड़े मैनचेस्टर से आते थे, जो भी सामान, उस पे एक लेबल लगा हुआ था, और लेबल पर स्थान का नाम, कीमत, वस्तु की गुणवत्ता अंकित होता था। जैसे उसमें लिखा रहता था मेड इन मैनचेस्टर या मेड इन ब्रिटेन, जिससे बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता था कि ये अच्छी गुणवत्ता वाला है। आप भी कोई वस्तु देखते हैं मेड इन इंडिया, तो आपको लगता है कि ये अच्छी गुणवत्ता वाला है, या फिर किसी और प्रोडक्ट पर आपको विश्वास है तो आपको लगता है ये अच्छी गुणवत्ता वाला है। और उस समय सबसे ज्यादा किसी चीज का प्रयोग किया जाता था तो वह भगवान या हिंदू धर्म का, क्योंकि उस समय सभी भारतीय धार्मिक थे, और जितने भी लेबल बनाए जाते थे ना, उस पे भगवान का फोटो लगाया जाता था। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हम बताएं, दिखाएं आपको फोटो। और इससे दो चीज होता है, अभी आपको बताया ना कि अच्छी गुणवत्ता, लोगों को अगर मेड इन ब्रिटेन लिखा है तो लोगों को लगता था अच्छी गुणवत्ता वाला है, और अगर उसमें ब्रिटेन लिखा हुआ के साथ साथ अगर भगवान का फोटो मिल गया तो लोगों को लगता था बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल ही शुद्ध है, इसमें अशुद्धियां है ही नहीं। तो इसलिए लोग क्या करने लगते थे? प्रयोग करने लगते थे। तो ये दो कारण था जिससे औद्योगिकरण को विस्तार हुआ, लोग औद्योगिकरण पर विश्वास करने लगे, जो चीज नहीं भी जरूरी था लोग जरूरी बना दिए थे। और अंतिम है कैलेंडर। कैलेंडर तो आप लोग देख ही है, पुराने जमाने में कैलेंडर ऐसे होता था, आपको भी पता है, वर्तमान में भी कैलेंडर ऐसे होता है। लेकिन हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान में आप कैलेंडर नहीं देखते, आप कैलेंडर की जगह मोबाइल में देख लेते हैं कैलेंडर को, या लैपटॉप में देख लेते हैं, या विभिन्न स्थानों पर देख लेते हैं, लेकिन कैलेंडर को पलटा करके नहीं देखते। पुराने समय में लोग तारीख को केवल एक ही जगह देखते थे, वो था कैलेंडर। और कैलेंडर में ऐसा नहीं होता था, कैलेंडर होता था ऐसा, जिसमें एक बड़ा सा फोटो होता था उस कंपनी के नाम पर, उसमें लिखा रहता था, उसका एड लिखा रहता था, विज्ञापन लिखा रहता था, और छोटा सा कैलेंडर बना हुआ रहता था, जिससे कि आप कैलेंडर कम देखें और उसके विज्ञापन को ज्यादा देखें, जिससे आपको वो बार बार दिखाई दे, बार बार वो प्रोडक्ट यानी वो उत्पाद दिखाई दे, और उसको खरीदने की कोशिश करें। तो ये तीसरा कारण था जिसने औद्योगिकरण को विकास दिया।